एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया था प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना। एक चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी कुंडली को रखा गया है, मान लीजिए कि इस तरह से इस कुंडली को रखा गया है और थीटा कोण पर इसको घुमाया गया है चुंबकीय क्षेत्र से, और थीटा बराबर अगर ओमेगा कोणीय वेग से इसको घुमाया जा रहा है, ओमेगा कोणीय वेग मतलब ये कि ओमेगा यानी कि कितने समय में कितना कोण वह पूरा कर रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ओमेगा। तो थीटा बराबर था तुम्हारा ओमेगा इंटू टी, है ना। थीटा इसमें दूरी होता है, ये गोल गोल चक्कर करता है तो ये थीटा में ही दूरी तय करता है ना। और ओमेगा इसका क्या है, कोणीय वेग और समय, यानी दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, तो वही थीटा बराबर कितना होगा, ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो ये थीटा डिग्री पर इसको घुमाया गया था, है ना, कुंडली को, और ओमेगा कोणीय वेग से इसको क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो एक चक्कर इसको पूरा करने में क्या इसके साथ प्रक्रिया हो रही है, क्या वोल्टेज बन रहा है, वही हमको ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, और उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल की हमको गणना करनी है। अगर इस कुंडली में n फेरे हों, ठीक है, अगर इस कुंडली में n फेरे हों तो क्या होगा, तुम्हारा E बराबर कितना होता है, माइनस n डी फाई अपान डी टी, यही होता है ना, माइनस n डी फाई अपान डी टी। तो डी फाई यानी फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी फाई हमको निकालना पड़ेगा। तो फाई बराबर हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है बी ए कास थीटा। तो फाई बराबर होगा बी ए कास थीटा की जगह कितना ले लें, ओमेगा टी। ठीक है, हमको टी के सापेक्ष अवकलन करना है, ये डी फाई अपान डी टी। तो टी के सापेक्ष जब अवकलन करिएगा तो डी फाई अपान डी टी ये हुआ तुम्हारा बी ए, और कास ओमेगा टी का अवकलन होता है साइन माइनस साइन ओमेगा टी। कास ओमेगा टी का अवकलन होता है, ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए कि कास ओमेगा टी का अवकलन माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और फिर ओमेगा टी का अवकलन दोबारा होगा। तो ओमेगा टी का अवकलन दोबारा होगा तो डी अपान डी टी ओमेगा टी। अब इसमें ओमेगा बाहर आएगा, केवल किसका अवकलन होगा, टी का, यानी कितना मिलेगा, डी फाई अपान डी टी, ये तुम्हारा माइनस बाहर आया, माइनस बी ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा फिर से बाहर आएगा और टी का अवकलन कितना होगा, 1। ठीक है, तो ओमेगा को आगे लीजिए, यानी डी फाई अपान डी टी माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब जो है हम अगर ई का मान निकालें तो ई बराबर कितना होगा, माइनस n डी फाई अपान डी टी होगा, तो माइनस n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। तो ई बराबर कितना मिल गया, ई बराबर मिला माइनस n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इतना ये फार्मूला मिला है किसमें, फ्लक्स परिवर्तन की दर अगर किए हैं तो ये क्या मिला है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इसमें कितने कितने चक्कर पे इसको घुमाया जा सकता है, 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, मतलब जो हम मान कर सकते हैं उसको घुमा कितनों पर भी छोड़ दिया जा सकता है। हम अगर 77 डिग्री पर छोड़ दें तो नहीं हो जाएगा, लेकिन एक अनुमानतः मान निकल रहे हैं कि वह कैसे कैसे चल रहा है। 0 पर निकाल लें, 90 पर निकाल लें, 180 पर निकाल लें, 270 पर निकाल लें और 360 पर निकाल लें, इतने जगहों पर निकाल लें, पता चल जाएगा कि वह कैसे कैसे चल रहा है। बात समझ में आई। तो ई बराबर माइनस n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इधर ध्यान दो। ठीक है, अब ओमेगा टी का मान कितना ले लें, 90। कितने डिग्री पर घुमा दिया गया, 90 डिग्री पर। तो साइन ओमेगा टी यानी साइन 90 का मान कितना होगा, माइनस n बी ए ओमेगा साइन 90, और साइन 90 का मान 1। तो ई बराबर कितना मिलेगा, माइनस n, अरे ये माइनस छूट गया है, ये माइनस, ये भी माइनस लीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो n बी ए ओमेगा साइन 90 का मान कितना, n बी ए ओमेगा, और साइन 90 का मान कितना, 1। तो ये है तुम्हारी सबसे मैक्सिमम वैल्यू, है ना। इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान, ये देखो n फिक्स है, जितनी फेरा कुंडली में है उतना ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। क्या बार बार तुम बदलोगे क्या, B यानी जिस चुंबकीय क्षेत्र में तुम रख दिए हो जिस चुंबक में, वो भी हमेशा वही रहेगा। A जितना बड़ा कुंडली बनाए हो उसका क्षेत्रफल भी उतना ही रहेगा, और ओमेगा यानी जितने स्पीड से तुम इसको घुमा रहे हो उसको कम ज़्यादा नहीं करना है। तो बदलने वाला केवल क्या है, अगर वह घूम रहा है तो केवल बार बार बदलने वाला कौन है,
थीटा, बार बार कौन बदल रहा है? थीटा बदल रहा है। इसका मतलब है कि थीटा ही डिसाइड करेगा कि कब हम मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, कब मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं। तो जब वह 90 डिग्री कोण करेगा तो 90 डिग्री पर ही साइन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब 90 डिग्री पर ही ई का मान हमारा सबसे ज़्यादा मिलेगा। बात समझ में आई? 90 डिग्री पर ही ई का मान सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो इस सबसे ज़्यादा मान को शिखर मान बोला जाता है, महत्तम मान बोलते हैं। ठीक है, इस महत्तम मान को हम दिखाते हैं 0 नॉट से, है ना। उसको ई नॉट पढ़ो चाहे ई0 पढ़ो, कुछ लोग ई0 पढ़ते हैं, कुछ लोग ई नॉट पढ़ते हैं, है ना। तो इसको ऐसे दिखाया जाता है, यानी ई0 बराबर कितना हो जाएगा? NBA ओमेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर पता चला कि इस NBA ओमेगा को अगर हम इसमें रख दें, इस वाले में NBA ओमेगा की जगह कितना रख दें? E0, तो हमारा एक ठो फार्मूला बना, कितना बना? E इजकल टू E0 साइन ओमेगा टी। कितना मिला? E इजकल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला, जो किसी कुंडली के घुमाने पर हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि बारी बारी से निकाल रहे थे। अभी 90 डिग्री पर निकाला गया है ना, बाकी सबका तो बचा हुआ है। अब बारी बारी से 0 पर निकालो। अब इसी पर हम निकाल रहे हैं, अब इसी पर निकाल रहे हैं। अब एक फार्मूला मिल गया, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अब जब साइन ओमेगा टी, जब साइन 0 निकालोगे तो साइन 0 का मान 0, यानी E बराबर कितना मिलेगा? पहला 0 पर, 90 पर बोलो, साइन 90 का मान 1, तो E बराबर कितना मिलेगा? E0। ठीक है, 180 पर निकालो, साइन 180 का मान -1 होता है ना, कि 0 होता है? 0 होता है। ठीक है, साइन 180 का मान 0 होता है, तो कितना मिलेगा? E बराबर E0 और गुणे 0, यानी कितना मिल गया? E बराबर 0। फिर उसके बाद मिला तुम्हारा कितना? 270। 270 पर -1 होता है। ठीक है, यानी E बराबर मिलेगा -E0, क्योंकि साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा मान? -1, तो -E0 हो जाएगा। और अगला है तुम्हारा कितना? 360। 360 पर फिर क्या होता है? 0, तो E बराबर कितना मिला? 0। यानी कैसे हुआ है? 0 से E0 हुआ है, फिर E0 से 0 हुआ है, फिर 0 से -E0 हुआ है, फिर क्या हो गया है? 0 हो रहा है। तो कैसे बढ़ घट रहा है? 0, E0 मैक्सिमम, फिर उसके बाद 0, फिर मिनिमम, फिर -E0, फिर मतलब कि घटते हुए मैक्सिमम हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है ना। अब फिर उसके बाद फिर 0 हो रहा है, फिर मतलब कि एकदम खत्म हो जा रहा है। तो ये क्या बनता है तुम्हारा ग्राफ? इधर अगर हम E0 दिखाएं, है ना, इधर -E0 दिखाएं, तो ये तुम्हारा 0, और ये तुम्हारा कितना हो गया? π/2, और ये कितना? 180 पाई, और ये तुम्हारा 270 यानी 3π/2, और इसको 360 यानी कि 2π। तो एक चक्कर पूरा हुआ। ठीक है ना, एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर में वह किस किस तरह से बदल रहा है, यही हमको देखना है। ध्यान दीजिए और समझिए इस चीज़ को, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर हम केवल समाकलन लगवाएंगे, केवल समाकलन। अभी तो शुरू हुआ है केवल, है ना। तो 0 पर कितना था? 0, और π/2 पर कितना था? E0। तो यहाँ पर एक बिंदु मिला। फिर पाई पर कितना था? 0, यहाँ एक बिंदु मिला। फिर 3π/2 पर -E0 मिला है, फिर यहाँ एक बिंदु मिला। फिर 2π पर 0 मिला, फिर यहाँ एक बिंदु मिला। ये तुम्हारे बिंदु मिले हुए हैं, है ना। तो अगर इनको मिलाया जाए तो कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ये ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। और यही प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ होता है, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी। बात समझ में आई? तो एक तुम्हारा मिला है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जितना उत्पन्न हुआ, उसके सिरों पर पहुंचते पहुंचते थोड़ा कम हो जाता है ना। मतलब ये कि जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अगर कुछ जलाइएगा तो वो उसके सिरों पर, जैसे बैटरी होता है ना, तो कुछ जैसे कहने का मतलब जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उतना एकदम पूरा नहीं मिल पाएगा। क्या समझे? पूरा एकदम नहीं मिल पाएगा। अगर तार में लगाओगे तो कुछ तार का अपना प्रतिरोध होगा, कुछ वोल्टेज खत्म कर देगा, तो उसके सिरों पर पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा वोल्टेज क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो उसलिए उसको दिखाते हैं हम किससे? भी से। बात क्लियर हुई?
तो v बराबर, फिर वही बात हो गई कि v बराबर कितना होगा, v0 साइन ओमेगा t, है ना। v बराबर होता है i इंटू आर, क्लियर, i इंटू आर। तो v का मान रखिएगा आई आर, I0 R, क्योंकि जो भी कुछ लगाओगे उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तार का चाहे कुछ का भी। तो I0 R, आई आर, और ये साइन ओमेगा t। तो ये r से r कटेगा, i बराबर कितना मिलेगा, i बराबर I0 साइन ओमेगा t, है ना। तो ये तुम्हारा i यानी कि धारा के रूप में मिला, i बराबर I0 साइन ओमेगा t। ये v बराबर V0 साइन ओमेगा t वोल्टेज के रूप में मिला है, और E बराबर E0 साइन ओमेगा t किस रूप में मिला है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये सारे के सारे, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये वोल्टेज, ये धारा, और ये E0 क्या है, धारा का, अरे प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम मान। ये V0 क्या है, वोल्टेज का महत्तम मान, और I0 क्या है, धारा का महत्तम मान, या फिर उसको शिखर मान भी बोला जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। अभी तुम पढ़े कि थीटा बराबर कितना होता है, ओमेगा इंटू टी, ये पढ़े ना, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से 0 से लेके 2 पाई यानी 360, अगर वह कुंडली एक चक्कर घूम जाती है ना, तो एक चक्कर घूमने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल बोलते हैं। एक चक्कर घूमने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल, है ना। और उसको कैपिटल टी से हम दिखाएंगे, ठीक है। तो हमको ये बताइए कि एक चक्कर अगर वह घूम जाएगा तो थीटा कितना होगा, 360। एक चक्कर वह घूम जाएगा तो थीटा कितना होगा, 360। तो 360 यानी कि कितना लिखें, 2 पाई, क्या 360 यानी कितना लिखें, 2 पाई, है ना। एक चीज तुम समझ जाए, महत्तम मान तुम समझ गए ना, महत्तम मान एक था तुम्हारा महत्तम मान। महत्तम मान में तुम्हारा E0, I0 और V0 को हम क्या कर रहे हैं, महत्तम मान। दूसरा टॉपिक है तुम्हारा क्या, आवर्त काल। इसके टर्म को हमको समझना है, जो हम डिराइव किए हैं कि इसमें क्या क्या टर्म है, इस टर्म को हमको क्या करना है, समझना है। तो एक चीज आप ये समझे ना, E0 क्या है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, और टी क्या है, घूमने में लिया गया समय। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कुंडली एक चक्कर पूरी की पूरी घूम जाए तो एक चक्कर घूमने में उसको जो समय लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त काल। बात समझ में आई। तो थीटा बराबर तुम्हारा कितना मिला, ओमेगा इंटू टी, और उसको दिखाते हैं आवर्त काल को हम कैपिटल टी से। तो एक चक्कर के लिए इस फार्मूले को बहुत याद रखना है, ध्यान दीजिए, क्योंकि पूरा जब तक हम प्रूफ करेंगे समाकलन तब तक इसका यूज होने वाला है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। एक चक्कर में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई ना। एक चक्कर में कितना घूम जाएगा, 2 पाई यानी 360 डिग्री। आवर्त काल टी को हम किससे दिखाएंगे, कैपिटल टी से, यानी थीटा का मान लेंगे 2 पाई बराबर ओमेगा इंटू कैपिटल टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये समझ लीजिए। 2 पाई इक्वल टू ओमेगा इंटू कैपिटल टी, 2 पाई इक्वल टू ओमेगा इंटू कैपिटल टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओमेगा को हम कैपिटल टी में बदल सकते हैं, टी को हम किस में बदल सकते हैं, ओमेगा में। यानी टी बराबर होगा 2 पाई बटे ओमेगा, और ओमेगा बराबर होगा 2 पाई बटे टी। जैसे चाहेंगे, जहां चाहेंगे वहां क्या करेंगे, बदलेंगे। बात समझ में आई। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी। तीसरा आवृत्ति, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना, आवृत्ति। अब आवृत्ति को समझिए क्या होता है। इसमें बताया गया आवर्त काल में कि उसको एक चक्कर घूमने में जो समय लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त काल। एक चक्कर घूमने में जो समय लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त काल। दूसरा है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकेंड में वह जितनी बार घूम जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, है, आवृत्ति। एक सेकेंड में वह जितनी बार घूम जाएगा उसको हम क्या नाम देंगे, आवृत्ति। बात समझ में आई। एक सेकेंड में जितनी बार घूम जाए, यानी सीधा टी का उल्टा, यानी एफ बराबर होगा 1/t, यानी एफ बराबर 1/t। यहां से समझिए कि एफ बराबर कितना होगा, एफ बराबर 1/t, है ना। एक सेकेंड में जितनी बार वह घूम जाए, एक सेकेंड में 50 बार घूम गया तो आवृत्ति कितनी हो गई, 50 हर्ट्ज।
आने वाले हमारे घर पे जो लाइट आती है, ठीक है, उसका आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। मतलब कि जो भी, कहने का मतलब ये कि ये जो धारा ऐसे ऐसे चल रही है ना, वह 1 सेकंड के अंदर कितना चक्कर पूरा कर लेगी? 50 चक्कर पूरा कर लेगी। मतलब कि ये तुम्हारा एक चक्कर हुआ, देखो ऐसे गया फिर ऐसे आया, एक फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया, 2, है ना, ऐसे धारा चलेगी, ठीक है। तो वो ऐसे 1 2 3 ऐसे चलेगी, है ना, बात समझ में आई? ऐसे ऐसे चलेगी। तो ये 1 सेकंड में कितना पूरा कर जाएगी? 50। तो 50 हर्ट्ज, इसीलिए देखोगे किसी भी बल्ब पर तो 50 हर्ट्ज लिखा रहता है ना, यानी 1 सेकंड में धारा कितना पूरा कर लेती है? 50 हर्ट्ज। बात समझ में आई, है ना। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। 1 सेकंड में जितना चक्कर वह पूरा कर लेती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। बात क्लियर है? अब ऐसे ऐसे किए हैं तो एक गाना याद आ गया है, बड़ा है घड़ी, एक तो गाना बड़ा वायरल चल रहा है। तो अभी हम देख रहे थे, तो उस गाने को हम देख रहे थे तो हमारे दिमाग में कुछ दूसरा सिचुएशन बन रहा था। सिचुएशन क्या बन रहा था, ध्यान से सुनो। अब वो लड़की अपना गई है एक शादी में और डांस करने लगी है, तो डांस उसका बड़ा वायरल हो गया है, ठीक है। ध्यान दो, इधर ध्यान सुनो। तो हमरे समझ में आया कि वो लड़की एक दिन पहले जो है अल्टरनेटिव करंट पड़ी थी ठीक है। अब एक दिन पहले अपना अल्टरनेटिव करंट पड़ी थी, हमरे जैसा कोनो मास्टर था, ऐसे ऐसे करके पढ़ा रहा था, समझे। अब वो गई शादी में उसको कुछ लोग का देख, चलो चलो डांस करना है, डांस करना है, अपना डांस करना स्टार्ट की, है ना। अब बारिश हो रहा था, समझे, बारिश हो रहा था। अब बारिश में जानते हो लाइट कट जाता है, ठीक है ना। तो बारिश हो रहा था, लाइट कट गई। लड़की का फिर गाना स्टार्ट हुआ। गाना क्या था कि भीगा भीगा है समा, अब जाऊं मैं कहाँ, ठीक है, मेरा दिल ये पुकारे तू आजा लाइट को बुला रही है ना, ये देखो, ये रहा, ये देखो, ये भीगा भीगा है समा ऐसे, मेरा दिल ये पुकारे तू आजा। एक दिन पहले अपना पढ़ ओढ़ के गई थी, तो उसके दिमाग में यही था, वही स्टेप उसका बन गया, ठीक है, और रातों रात वायरल हो गई। तीसरा है तुम्हारा फेज। ध्यान से सुनना, नाम सुने होगे कि कै फेस आता है भैया, 3 फेस आता है, 2 फेस आता है। फेस नाम सुने हो ना, फेस 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 लोग उसको बोलते हैं, लेकिन वो फेस नहीं, वो फेज होता है। फेज नाम है, फेज। इसको हिंदी में बोलते हैं कला, है ना, ठीक है। अभी अक्सर सुने होगे, ऐसे घर की लाइट जलानी होती है तो एक फेज आता है, एक ठो न्यूट्रल आता है ना, तो घर की लाइट जलती है। लेकिन बड़ा बड़ा मोटर और ये समरसेबल चलाने का रहता है तो उसमें डबल फेस आता है, ट्रिपल फेस आता है, ठीक है, इस तरह से। तो आखिर फेस होता क्या है? आखिर फेस होता क्या है? ध्यान दीजिए कि अगर फेस और फेस के बीच में आप करंट को नापिएगा तो 440 वोल्ट बताएगा, है ना। फेस और फेस के बीच में करंट नापिए तो 400, क्योंकि एक फेस में विभवांतर 220 वोल्ट का होता है। एक फेज में विभवांतर कितना, विभव, एक फेज का विभव कितना होता है? 220 वोल्ट। और न्यूट्रल अगर लेते हो तुम तो न्यूट्रल 0 विभव पर होता है, क्योंकि वो किससे जुड़ा होता है? पृथ्वी से। अब पृथ्वी हमेशा 0 विभव पर होती है। फेज आप समझिए कि एक जो आप घर में लाइट जलाते हैं, एक फेज में 220 वोल्ट आता है, ठीक है, उसको न्यूट्रल में दूसरा आप कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बस यही कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करना है और एक जगह से दूसरे जगह बस उसको क्या करना है? लेके जाना है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं उसको खत्म करने का जरूरत पड़ता है। तो केवल और केवल इतना इलेक्ट्रॉनों को लेने का क्षमता कौन रखता है? पृथ्वी।
इलेक्ट्रॉन आप उत्पन्न करते हैं, जनरेटर चलाते हैं या फिर कुछ भी, तो उसको सारे के सारे को किस में भेज दिया जाता है? पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी उसको ग्रहण कर सकती है। बात समझे? तो अभी आप समझिए कि एक फेज अगर आप ले लें तो 220 वोल्ट का होता है, दूसरा न्यूट्रल ले लें तो दोनों के बीच, न्यूट्रल 0 वोल्ट पर और फेज 220, अगर दोनों के बीच का अंतर पता करें तो अंतर कितना हो गया? 220 वोल्ट ना। लेकिन अगर दो फेज लें तो एक फेज जो है 220 वोल्ट पर और दूसरा फेज भी 220 वोल्ट पर, लेकिन वो दोनों की कलाएं अलग अलग होती हैं, फेज अलग अलग होता है, वो दोनों अलग अलग थीटा डिग्री पर घूम रहे होते हैं। इसलिए एक 220 वोल्ट और दूसरा भी 220 वोल्ट, तो उन दोनों के बीच का अंतर हम 440 वोल्ट लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसे संख्या रेखा पर माना जाए तो ये बीच में 0, इधर का एक फेस 220, इधर का एक फेस 220, तो अंतर देखोगे तो कितना हो जाएगा? 440 का हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा? 440 का। इसलिए दो फेसों के बीच का अंतर कितना हो जाता है? 440 वोल्ट हो जाता है। तो ये फेस आखिर होता क्या है? अभी आप समझिए मेरी बात बहुत ध्यान से। होता ये है कि मान लो कि दो कुंडली है, एक ही चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, दो कुंडली है, एक ही चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब मानिए कि एक ये कुंडली है, एक ये कुंडली है, ठीक है। एक ही चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इधर ध्यान दो, अब इसको हम ऐसे रख दिए, ऐसे, ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे रख दिए हैं, ठीक है ना। ये देखो, तो ये देख रहे हैं, ये वाली कुंडली को ध्यान से देखिए, ये वाली कुंडली है ना, ऐसे रखे हुए हैं, ये वाली कुंडली। इस वाली कुंडली को ध्यान दो, जब ये वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोण बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है ना, ऐसे रखा गया है तो लंबवत हुआ ना, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे रखा गया है, और ये वाली चुंबकीय क्षेत्र इसी तरह से है, इस पर कोण भी इसी तरह से है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हुआ? 0। लेकिन इस कुंडली की बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, इस पर लंब खींचोगे तो ऐसे होगा ना, तो इसके बीच का कोण कितना? तो एक ही साथ ध्यान देना कि अगर इसको हम इस तरह रख दें तो ये वाली कुंडली 0 कोण बना रही है और ये वाली कुंडली 90 कोण बना रही है ना। तो एक तार इसमें से निकाले, एक तार इसमें से, तो जब इसको घुमाएंगे, ध्यान दो, जब इसको घुमाएंगे तो जब ये जब भी होगा, ये कितने डिग्री पर है? ये 90 डिग्री पर है, ये 0 ना, तो हमेशा ये वाला कोण, ये वाला हमेशा इससे 90 डिग्री आगे रहेगा, ये वाला हमेशा। क्यों? क्योंकि जब ये 0 होगा तो ये 90, जब ये 90 होगा तो ये 180, फिर ये जब 180 होगा तो ये 270, और फिर ये एक चक्कर जैसे ही पूरा करेगा, अभी इसका 90 अंश बाकी रहेगा, है ना। तो हमेशा ये 90 डिग्री क्या होगा? आगे होगा, क्योंकि इसको कैसे घुमा रहे हो? ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे, इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो देख रहे हैं ये 0 डिग्री कोण बना रहा है, ये इसको एक चक्कर ऐसे घुमाए, आधा चक्कर, तो फिर बदल गया ना, ये 0 हो गया, अरे ये वाला 0 हो गया, ये वाला ये क्या हो गया? 90 हो गया। तो बार बार चेंज हो रहा है कि नहीं? तो ये तुमको पता चला कि हमेशा ये कितना डिग्री आगे है? 90 डिग्री इससे क्या है? आगे है। तो अगर दोनों के बीच में, इसी को कहते हैं कला, है ना, ये अंतर जो हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? कला, फेज। अब चलिए गणना करना है हमको धारा का औसत मान, ठीक है। ध्यान देना, बहुत गौर से समझिए कि ये धारा है, यहाँ पर 0 हुआ है, यहाँ पर मैक्सिमम I0 हुआ है, यहाँ पर कितना हुआ है? I0 मैक्सिमम मान, एकदम मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर है ना। फिर यहाँ पर कितना हुआ है? और फिर यहाँ पर मिनिमम हुआ है कितना? -I0। मैक्सिमम ले रहे हैं लेकिन किस में? माइनस में, मतलब उल्टा साइड, ठीक है। अब फिर यहाँ पर कितना हुआ है? 0 हुआ है। तो ये देखो केवल ये 0 डिग्री पर इसका मान कितना था? 0 था। और 90 पर कितना था? I0। फिर 0, ये 180 पर कितना था? फिर 270 पर
और फिर 360 पर फिर 0। लेकिन समझिए कि हम कह रहे हैं कि मान लो कि इस 0 से 90 के बीच में जो टर्म था उसमें भी तो कुछ ना कुछ धारा होगा। जैसे कि अगर हम कहें कि 0 पर चलो तुम निकाल लिए, 1 डिग्री पर बताओ कितना होगा, कुछ ना कुछ धारा तो रहा होगा। 2 डिग्री पर कितना रहा होगा, 3 डिग्री पर कितना रहा होगा, 4 डिग्री पर कितना रहा होगा, क्योंकि हम तो खाली निकाले हैं एक मोटा मोटी ना 0, 90, 180 इन सब पर निकाले हैं। तो जैसे जैसे 0 से तुम 90 की ओर बढ़ते जाओगे धारा का मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज। देखो ये 0 से 90 के बीच का ग्राफ देखो, ये केवल ये धारा का मान क्या हो रहा है, ये देखो बढ़ रहा है ना, ये ऐसे करके बढ़ रहा है, और यहाँ पर आके क्या हो गया, और फिर 90 से 180 के बीच में ये क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर आके 180 पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि 0 से लेके 360 के बीच में धारा के बहुत सारे मान मिलेंगे। अगर हम एक डिग्री पर नापना शुरू करें तो मान लो कि शुरू करते हैं 0 से चालू हुआ, 0 डिग्री पर 0, 1 डिग्री पर सपोज करिए मान लीजिए यहां पर धारा का मान I0 है ना, 1 डिग्री पर चलो 1 मान लिए, 2 पर 2, 3, 4, इस तरह करते करते 90 पर कितना मिला I0, फिर उसी तरह से घटते हुए जाएगा, फिर उसी तरह से ये नीचे की ओर घटते जाएगा, फिर उसी तरह से यहाँ पर फिर से वापस क्या हो जाएगा 0। तो ये धारा के बहुत सारे मान मिल रहे हैं ना, बहुत सारे मान मिल रहे हैं। और उस सब मान को कितने समय में मिल रहा है, T समय में। अगर हम कहें कि अगर कोई पूछे कि आपके क्लास में कितने उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे कि 80 लड़के हैं, एगो 18 बरिस का है, एगो 17 बरिस का है, एगो 12 बरिस का है, एगो 15, ऐसे बताएंगे कि एक एवरेज हम बताएंगे। एवरेज क्या बताएंगे, है ना, एवरेज बताएंगे कि भाई लगभग हमारे यहाँ 18 बरिस के लड़के पढ़ते हैं। एवरेज बता रहे हैं ना, कि एवरेज कैसे निकाला जाता, सबको जोड़ दिए, आज जोड़ के फिर जितने लड़के थे उससे क्या किए, भाग दे दिए। तो मान लो कि ये T समय में इतनी धारा का मान निकला है, T समय में इतना धारा का मान निकला है, और उस T समय में इतने धारा का मान निकला है, तो उन सब धारा के मानों को जोड़कर T से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो धारा का क्या निकलेगा, औसत मान, धारा का एवरेज मान। अगर बात बंद कर दो भैया, क्यों नहीं मानते हो, 0 से T के बीच में T का विमान कई सारे हो रहे हैं, 0 से T के बीच में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, अब T का मान चाहे जितना हो, है कि नहीं, आवर्त काल उसका। तो 0 से T के बीच में धारा के बहुत सारे मान बदल रहे हैं, देख रहे हो, ये देख रहे हो, बहुत बहुत सारे मान बदल रहे हैं। तो 0 से 2 पाई के बीच में धारा के जितने मान थे उन सबको जोड़कर और T से क्या करेंगे, भाग अगर हम दे देते हैं तो हम कहेंगे कि वह धारा का मान क्या कहलाएगा, औसत मान कहलाएगा। ठीक है, तो 0 से 2 पाई के बीच में धारा के जितने मान होंगे उन सब मानों को जोड़कर T से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो उसको कहते हैं हम धारा का औसत मान। अब उस धारा के औसत मान को बहुत सारे चक्करों के लिए निकाला जा सकता है। जैसे धारा का औसत मान एक पूर्ण चक्कर के लिए आपसे पूछता है, मतलब कि एक चक्कर धारा पूरा कर दिया तो उतना में धारा का कितना मान था और समय कितना लगा है, उससे क्या करेंगे। तो हम कहें कि एक पूर्ण चक्कर में धारा का 0 से लेकर 2 पाई का हो गए और समय कितना था T। लेकिन अर्ध चक्र के लिए भी पूछता है, तो अर्ध चक्र के लिए बताइए कि 0 से केवल कितना जाओगे, पाई यानी 180, 0 से केवल कितना जाइएगा 180, लेकिन T कितना रहेगा, T कितना रहेगा। तो इस बार जो हम भाग देंगे वो किससे भाग देंगे, T/2 से। अब कहाँ से कहाँ लेंगे धारा, 0 से पाई, क्लियर। 4th 1/3 के लिए भी पूछता है, तो खैर बुक में नहीं दिया, लेकिन आप जानिए कि 1/3 भी पूछे अगर, तो 1/3 तक धारा का मान निकालेंगे और फिर T/3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 4th के लिए भी पूछता है, तो 4th खाली यहाँ तक ना हो गया, यहाँ 0 से कितना 90, 4 भाग तो 90 तक हुआ ना। तो यहाँ तक 0 से लेकर 90 तक अगर होगा तो 0 से लेकर 90 तक धारा का जितना मान है सबको जोड़ेंगे और T/4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो समझ में आया कि धारा का औसत मान हमको कैसे निकालना है। ठीक है,
तो चलिए एक पूर्ण चक्र की गणना करेंगे, ठीक है। जानिए कि धारा का औसत मान निकालने के लिए जो जोड़ना होगा वो हमको, है ना, वो जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है समाकलन। समाकलन का काम वही है, यहाँ से लेकर वहाँ तक जोड़ दीजिए, है ना। बात समझे कि नहीं? हमको निकालना है धारा का औसत मान, तो ये होगा आई डी टी, देख रहे हो ना, ठीक है। मतलब आई यानी धारा का समाकलन कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, एक पूर्ण चक्र हुआ। अब फिर हमको भाग देना है किस से, t से, यानी एक पूर्ण चक्र में कितना समय लगेगा, t, आवर्तकाल। तो या तो उसको समाकलन में करके लिखो या तो डायरेक्ट t लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आएगा उतना ही, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, Im बराबर i का मान कितना है, बोलो जी, i का मान I0 साइन ओमेगा t, तो 0 से t, ये रहा I0 साइन ओमेगा t dt, अब बटे कितना t, कोई दिक्कत। I0 और कैपिटल T दोनों कांस्टेंट है, बाहर करिए, ठीक है। तो Im बराबर होगा I0 बटे t, Im मिला 0 से t साइन ओमेगा t, और ये मिला कितना dt, साइन ओमेगा t का समाकलन कास ओमेगा t। तो Im बराबर I0 बटे t, 0 से t, है ना, इसका समाकलन करो कितना हो जाएगा, माइनस कास ओमेगा t, और कहाँ से कहाँ, अब बटे कितना होता है ओमेगा। इसका समाकलन एकदम याद रखना है, साइन ओमेगा t का समाकलन होगा माइनस कास ओमेगा t बटे ओमेगा, ठीक है। फिर वापस हम ओमेगा को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, क्योंकि जब भी हम समाकलन कर रहे हैं केवल किसका, t का, तो ओमेगा को बाहर करिए। तो Im बराबर कितना होगा, I0 बटे t इंटू ओमेगा, Im मिला माइनस कास ओमेगा t, 0 से कितना t। आधे चक्कर के लिए हम हल करवाएंगे, ध्यान से देखते जाइएगा, केवल t की जगह कितना हो जाएगा, t/2, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते जाओ, तो Im बराबर होगा I0, ओमेगा t का मान हम अभी कितना बताए हैं, 2 पाई, ओमेगा t का मान होता है 2 पाई। इसको रखिए माइनस, इसको रखो कास ओमेगा, एक बार कैपिटल T रखेंगे, एक बार कितना रखेंगे 0, कास ओमेगा t का मान अभी कितना बताए हैं 2 पाई, यानी मिला Im बराबर I0 बटे 2 पाई माइनस कास 2 पाई माइनस कास 0, कोई दिक्कत ना। यहाँ से देखिए 2 पाई का मान, तो Im बराबर I0 बटे 2 पाई, ये माइनस ये कास 2 पाई का 1, कास 0 का मान 1 माइनस 1, तो 0 गुणे सब 0, तो Im बराबर कितना मिल गया। तो एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। अर्ध चक्र के लिए धारा का औसत मान, ठीक है, अर्ध चक्र के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ध्यान देते जाइए, यानी Im बराबर 0 से कितना लिखें, t/2, क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं, अर्ध चक्र के लिए। धारा का मान यानी I dt, मतलब धारा का समाकलन कहाँ से कहाँ, 0 से t/2 तक, फिर उसके बाद समय कितना dt, कहाँ से कहाँ, 0 से t/2, ठीक है, क्लियर। चलो मान रखते जाओ, Im बराबर 0 से t/2, 0 से t/2, I dt यानी I0 साइन ओमेगा t। इसका जब समाकलन करोगे तो एक t होगा, और t का समाकलन कहाँ से कहाँ करना है, 0 से t/2, और जब t की जगह t/2 रखिएगा, 0 घटाइएगा तो फिर वही t/2 आएगा, है ना, ठीक। तो यहाँ कितना हो गया, Im बराबर 0 से t/2, I0 को बाहर करो, अंदर बचा साइन ओमेगा t, अब बटे कितना मिल गया, t/2, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ t की जगह t/2 रखो, 0 को घटाओ तो फिर वही कितना मिलेगा, t/2। I0 यानी Im बराबर मिल गया
ठीक है, कितना 2I0 बटे टी लिख दें इसको, उसको ऊपर ले जाके, ठीक है। आज 0 से टी उसका समाकलन करोगे कितना होगा, माइनस कास ओमेगा टी बटे कहाँ से कहाँ, 0 से t/2। तो 0 से t/2 तक निकाल दिया, यानी t का मान अब कितना रखना है, t/2 और फिर 0 रख के घटा देना है। तो घटाओ, Im बराबर मिला 2I0 बटे टी, ये मिल गया माइनस बाहर है, ध्यान देना, और कोष्टक कास ओमेगा टी की जगह कितना t/2 अब बटे कितना ओमेगा बाहर है, ये ध्यान दो, ओमेगा को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो ओमेगा को यही जगह रख दीजिए, है ना। अब माइनस कितना लिखें, कास, सीधा तो 0 रखोगे तो सब 0 हो गया, तो कास कितना 0। ओमेगा टी का मान कितना होता है 2 पाई ना, ओमेगा टी का मान कितना होता है 2 पाई। तो Im बराबर हुआ 2I0 बटे ओमेगा टी का मान कितना रखें 2 पाई, ये हो गया माइनस कास ओमेगा टी का मान 2 पाई बटे 2, आकाश 0 का मान कितना 1, ठीक है। ये 2 से 2 कटा, अब कास पाई का मान कितना होता है बताइए, कास 180 का मान -1, ठीक है, ये मिल गया। तो Im बराबर मिला 2I0 बटे 2 पाई, अब माइनस, ध्यान देना ये माइनस बाहर है, तो कास पाई का मान -1, ये भी कितना है -1, तो माइनस माइनस 1 -2 हो गया, अब बाहर का माइनस मिलके +2 हो गया, ये 2 से 2 कट चुका है, तो कितना मिला Im बराबर, ये 2 बन गया, तो 2I0 बटे पाई, ये क्या मिल गया, धारा का औसत मान। बात समझ में आया, ये क्या मिला, धारा का औसत मान। अब पाई का मान कितना होता है जी 3.14, हाँ पाई का मान होता है ना 2/3.14I0। तो जब इसको हल करिएगा इसको, तो आएगा तुम्हारा 0.637। 3.14 का जब तुम 2 में भाग दोगे तो कितना आएगा 0.637I0। तो कभी कभी ऐसे पूछेगा, देखिए, या तो डायरेक्ट पूछे कि अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान कितना है, निकाल दोगे, या फिर डायरेक्ट यही देगा, प्रूफ कीजिए इतना, देगा कि Im बराबर 2I0 बटे पाई को क्या करिए, सिद्ध करिए, या फिर डायरेक्ट कहेगा कि Im बराबर 0.637I0 को क्या करिए, सिद्ध करिए, है ना। तो इसको चाहे यहीं से इसको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो ये तीनों जानना जरूरी है, इसको पूछे तो भी वही है, इसको पूछे तो भी वही है, और इसको पूछे तो भी वही है। बात क्लियर है।